हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड क्लासेस के कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, जैसे साइंस में हमने पहले ही बात करी थी कि साइंस में आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चे के लिए है जो बच्चा 10th क्लास में है। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों बच्चे इस चैप्टर को देखे समझे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या क्या चैप्टर में है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, वो सारा मैं इस चैप्टर के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बस आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैप्टर के मैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके चलूंगा। और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में आते रहते हैं हर साल, जैसे 10 साल या 8 साल, जो 5 साल लगातार रेगुलर आ रहे हैं, उन चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो बस आज तक आपको बने रहना है। ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके इंपोर्टेंट चैप्टर के लिए। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। जी, अम्ल, क्षार और लवण। देखिए, ये ऐसे टॉपिक है जो बच्चा 7th 8th में पढ़ लेता है। ठीक है, 7th 8th में पता लग जाता है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से पता लग जाए। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं? ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, मैं एक बार फिर डेफिनेशन बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आपको कोई बुक के नहीं रिलेटेड बोल रहा है या बुक से आपको रटनी नहीं है। वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी पदार्थ आते हैं, वो सब जो भी खट्टे पदार्थ आते हैं, इमली, ठीक है, वो सब किसमें आते हैं? अम्ल में। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ग्रंथों पे अपने साथ रख लीजिए। ठीक है, वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं या जिनका स्वाद खट्टा होता है, या जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसे आप जैसे लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल, नींबू, इमली इत्यादि। ठीक है जी, तो वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, बहुत आसान वे में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ये याद रह जाएगा। अब बात करते हैं क्षार की। ठीक है, वे स्वाद जो खाने में कड़वे होते हैं। ठीक है जी, वे पदार्थ जो खाने में कड़वे होते हैं। यहाँ पे देखिए, अम्ल क्या हो रहे थे? खट्टे हो रहे थे। ठीक है, वो कैसे होंगे? वो होंगे कड़वे। और जिनको आप छूने में, जब आप उन्हें स्पर्श करोगे, छुओगे, तो आपके जो हाथों पे आएगा ना, वो ऐसा लगेगा साबुन का छूता है। जब आपने साबुन को छुआ होगा तो छाले हो जाता है। साबुन का भी देखना चिकनाहट आता है, साबुन का लगे छो गया। ठीक है, वही सेम काम होता है किसमें? क्षार में। ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो खाने में कड़वे होते हैं तथा जिनको छूने में चिकनाहट आती है, ठीक है जी, वो कहलाते हैं क्षार। आप क्षार भी लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको क्षार की भी डेफिनेशन निकाल दूंगा। बिल्कुल सेम ऐसी ही है। वे पदार्थ जो खाने में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, या जिनका स्वाद कड़वा होता है, या जिनका स्वाद कड़वा होता है, क्षार पदार्थ कहलाते हैं। क्षार पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नीम, जहां आपने नीम के पत्ते खाए होंगे, करेला आप लोगों ने बहुत खाया होगा, ठीक है जी, इत्यादि। आप इसमें अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एक होता है बताऊं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वे पदार्थ जो खाने में कड़वे होते हैं तथा जिनका स्वाद कड़वा होता है, वो क्या कहलाते हैं? छाल। और आपने इस चीज में एक चीज नोट डाल के लिखना है, आपको ये डेफिनेशन जब आप लिख दोगे, तो अगर आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे छाल पूछेगा, छाल की प्रॉपर्टीज क्या है, छाल किस प्रकार का पदार्थ होता है, तो इसमें आपको एक नोट डाल के लिखना है नीचे। क्या? इसमें नोट डाल के लिखोगे आप, ये छूने में, ये छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं। साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक है बेटा,
ये छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं। चाहे आप करेला लेना, करेले को काटना हो तो करेले को खाल आप जो काटोगे तो छिलका आप काट देते हो, उस पर आप अगर उंगली फिरा कर देखोगे तो कैसा निकलता है, वो चिकना निकलता है। अगर आप उसे रफली करके देखोगे, थोड़ा सा हाथ घुमा के उसके ऊपर देखोगे तो चिकना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया आपका अम्ल, दूसरा हो गया आपका क्षार। अब आ जाता है लवण। लवण कैसे पदार्थ होते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बन जाते हैं, यानी कि जो खट्टा भी पदार्थ बन जाता है और कड़वा भी बन जाता है। अगर वे पदार्थ जो क्षार और अम्ल, क्षार और अम्ल दोनों से मिलकर प्राप्त होते हैं, दोनों से मिलकर प्राप्त होते हैं, लवण कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। तथा ये आसानी से पानी में घुल भी जाते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, यानी इनका कोई वो नहीं है कि खट्टा होगा या नहीं घुलेगा, या मीठा होगा तो नहीं घुलेगा। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार और लवण, तो आपको पहले देखिए तीनों टॉपिक्स पता होने चाहिए कि अम्ल कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं और लवण कैसे होते हैं। इसके बाद क्योंकि आगे के टॉपिक के बारे में पता करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में इनका कोई इतना यूज है नहीं। ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड में एग्जाम में वो ये चीजें पूछते नहीं, बहुत कम ही बार ऐसा हुआ है कि एमसीक्यूज में आपसे कुछ पूछ ले, जैसे कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा लवण है जो छूने में साबुन की तरह होता है, तो वो क्या कौन सा कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये सिर्फ एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हो। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना, वो है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इनके उपयोग, इनके रासायनिक नाम, ठीक है जी, और इनके रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो चीज आपके लिए भी तीन तीन चार चार नंबर में पूछ देता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जो जल के साथ अभिक्रिया करके आती है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ किस प्रकार से आती है। ठीक है जी, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा ना एक काम कीजिए, पीएच मापन और लिख लीजिए। ठीक है, पीएच वैल्यू जो आती है जो आपको क्लियर कर देगी कि पीएच वैल्यू कितनी किसकी होती है। आपने अम्ल, क्षार और लवण लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, तो आपको समझ में भी आ रहे होंगे कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच मान क्या होता है? ठीक है जी, क्योंकि पीएच मान जो आपसे कभी कभी पूछ लेता है, पीएच मान। ठीक है, कुछ ना कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको बहुत जरूरी समझनी होती है साइंस के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें साइंस में ऐसी बनाई गई है जो आपको एक फिक्स वैल्यू देती है, जैसे पीएच वैल्यू होती है। जैसे आपसे पूछ देगा कि पानी की पीएच वैल्यू बताओ या दूध का पीएच मान बताओ, तो किसी का होता है 7, किसी का होता है 7 से कम। ये चीज आपने 9th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ। जो मानव शरीर का पीएच वैल्यू होती है, यानी मान होता है मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होना चाहिए। ठीक है, यानी ये 7 से ज्यादा होना चाहिए। आपसे वो एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए, तो आपको एमसीक्यूज में दे देगा 7 से कम, 7 से ज्यादा, 8 या फिर उससे नीचे। तो अगर आपको ये 7.4 वैल्यू ना दे तो आप इसे लगाओगे 7 से ज्यादा, क्योंकि यही आपकी वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू। ठीक है, जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से रख लें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लेता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है। अब आपसे जैसे मैंने बताया था कि कुछ इसमें इंपोर्टेंट सूत्र आने वाले हैं, वो इंपोर्टेंट सूत्र पढ़ेंगे हम। ठीक है, उनके रासायनिक सूत्र, उनके रासायनिक नाम हम आपको सारी चीज बताने वाला हूँ मैं आपको। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ नमक की। साधारण नमक, कोई भी ऐसा नहीं, साधारण नमक जो आपका होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा या इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? अगर इसका रासायनिक सूत्र के बारे में बात करते हैं, बनता है NaCl से। ठीक है जी, दूसरा आता है आपका बोसिंग सोडा, बोसिंग सोडा, और इसे आप कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो इसका रासायनिक नाम है
सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, और इसका रासायनिक सूत्र बनता है Na2CO3। Na2CO3। ठीक है, अब आते हैं आपके किस पे, बेकिंग सोडा पे। बेकिंग सोडा, और इसका रासायनिक नाम होता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। ठीक है जी, ये हो गया आपका, जैसे आपने देख लिया यहाँ पे साधारण नमक हो गया NaCl, बेकिंग सोडा हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो गया Na2CO3। बेकिंग सोडा हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3। ठीक है जी, अब अगर इनके बेकिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के इनके आपको उपयोग बताने के वाली बात करूं तो इनका उपयोग देखिए, साधारण नमक का होता है खाने में, इसका उपयोग किस में होता है, खाने में। ठीक है जी, वॉशिंग सोडा का जो उपयोग होता है ये होता है कपड़े धोने में, यानी जो आपका सरफ आता है, साबुन आता है, इसमें एक कपड़े धोने में होता है। और बेकिंग सोडा का भी आपको देखते हुए खाने बनाने में, जैसे आपको छोले वगैरह में जब आप छोले फुलाने होते हैं, जो छोले वगैरह बनाते हैं, छोले राजमा, उसके लिए होता है इसका। या फिर आपने देखा होगा भटूरे या पूरी जो बनाए जाते हैं उसमें आप बहुत सी बार डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया वॉशिंग सोडा, ये हो गया बेकिंग सोडा, और ये हो गया नमक। ये तीनों चीज ऐसी हैं जो आप रोज डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं होता। लेकिन बोर्ड इसके बारे में जरूर बात करता है। बोर्ड आपसे पूछता है कि ठीक है भैया आप साधारण नमक यूज कर रहे हो, लेकिन साधारण नमक का मुझे फॉर्मूला ही बता दो क्या होता है। ठीक है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में नमक का इतना यूज करते हो तो उसका आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। उसका सूत्र क्या होता है, NaCl। ठीक है, उसका यूज क्या हुआ, खाने में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वो कहता है भैया ठीक है आप रोज कपड़े वपड़े धो रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका मुझे आप रासायनिक नाम ही बता दो। ठीक है, कि चलो उसका रासायनिक केमिकल नेम क्या है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो 10th क्लास में साइंस आपके पास, तो उसका रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, और उसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा, Na2CO3। कितना होगा, Na2CO3। फिर आती है बात किस पे, बेकिंग सोडा पे। जी हाँ, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे सूत्र लगाया है NaCO3, और इसका जो उपयोग है डेली लाइफ में वो किसमें, खाना बनाने में। तो आप इसको जरूर याद करें। अब मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसे मिस मत कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो बात करते हैं वो उसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी, जिसे आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो पीओपी। ठीक है जी, अब इस पीओपी को देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने पीओपी नाम सुना होगा, अपने पहले कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा आपने इसे कई बार देखा भी होगा, बहुत सी बार देखा होगा। पीओपी आप अपने घरों की छतों में करवाते हैं। ठीक है, चाहे आपका ऑफिस हो, घर हो, आप हर घर जो बनाया जाता है उसमें पीओपी जरूर करवाते हैं लोग, यानी ऊपर को छत को सजाने के लिए। इसका दूसरा उपयोग मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा प्लस्तर जो डॉक्टर करते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, प्लस्तर जो लोग करते हैं, जैसे हड्डी टूट जाती है उसके बाद जो प्लस्तर होता है वो भी किससे बना हुआ होता है, पीओपी से। ठीक है जी, तीसरा मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ इजी सा। आपने खिलौने देखे होंगे जो मार्केट में मिट्टी के खिलौने आते हैं, वो भी किससे बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी पीओपी से। तो एक खिलौने बनाने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, घरों की छत को सजाने में सबसे आसान इसके उपयोग है, क्योंकि भैया इसके उपयोग बहुत आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, और बच्चों को पता नहीं होता कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप अच्छे से याद करें क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम बहुत ज्यादा होने वाला है। इसका मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे बनता है, और इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, CaSO4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखिए इसका ये आता ही आता है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या नमक। ठीक है, अब इनके रासायनिक नाम, इनके रासायनिक सूत्र और इनके उपयोग आपको पता होने चाहिए। आपसे वो क्वेश्चन पूछ देगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, 99.5% में कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट में मिल जाओ चाहे वो लॉन्ग में मिल जाए। ठीक है, पर मिलेगा जरूर।
तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का या पीओपी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर इसके उपयोग क्या है, या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, और तो उपयोग भी बताइए। तो आपको इनके उपयोग भी याद करने पड़ेंगे और इनका आपको सूत्र भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आप देंगे कमेंट में मुझे, मैंने नहीं बताया अभी तक, ठीक है, और मैं बताना भी नहीं चाहूंगा। आपको पता करना है कि इसका काम कैसे होगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है अभी तक जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं करा, और वो आप करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आप देखे आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा और आप अब भी पढ़ेंगे, तो आप मुझे कमेंट में उस चीज का आंसर देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, मैंने सिर्फ रासायनिक सूत्र बताया है, रासायनिक नाम आपको बताना है। और एक चीज और होती है इसमें, एक दूसरी चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करके और बतानी पड़ती है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की इक्वेशन किसके साथ बनानी पड़ती है, वाटर के साथ, तो वो भी मैंने नहीं बताई। मैंने इसमें दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है, एक छोड़ दिया इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, और एक मैंने छोड़ दी इसकी वाटर के साथ इक्वेशन बनानी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चनों का जवाब आपको ढूंढने हैं इसमें, मैंने नहीं बताया, मैंने सबके बता दिए हैं। मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका बेकिंग सोडा का ही बता दिया, वॉशिंग सोडा का ही बता दिया, साधारण नमक का ही बता दिया, लेकिन इसका नहीं बताया। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से करें कि आपको इसका रासायनिक नाम बताना है और इसकी जल के साथ एक अभिक्रिया भी बनती है, वो भी आपको मुझे कमेंट में करके बता दिए। देखते हैं कितने बच्चों ने समझा है चैप्टर, कितने बच्चों को इसका रासायनिक नाम अभी तक पता है। ठीक है, क्योंकि केमिकल नेम इसका बहुत ज्यादा बार आया हुआ है एग्जाम में, एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी इनके क्वेश्चन बनते हैं, आपने जैसा भी देख ही लिया है। ठीक है, और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 के मैंने पहले बता दिया था कि चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सारी अभिक्रियाओं को बहुत अच्छी से कर लीजिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख लीजिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो वीडियो भी आप अच्छे तरीके से जाकर देखें, समझे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट अगर आपका निकल के आ रहा है चैप्टर नंबर 1 में या चैप्टर नंबर 2 में केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक पे, अभी तक 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप मुझे वीडियो की कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी बात, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, ठीक है, मेरिट वाले कोचिंग के नाम से, ये उसकी लिंक मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे भी जाइए, ठीक है, उस लिंक पे जाइए, दबाइए, वहां पे हमारे ग्रुप में जुड़िए, जिससे कि आपको कुछ नोट्स या कुछ पीडीएफ या फिर कुछ क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट वहां पे मिलते रहे। क्योंकि देखिए शुरुआत से अगर आप तैयारी अच्छी करते हुए चलेंगे तो आपके बोर्ड में इस बार नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, किसी का कैसा भी रिजल्ट रहा हो इस साल, लेकिन अगले साल का रिजल्ट आपको अगर बेटर बनाना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और बात, क्योंकि हम अभी तक जो इस चैनल पर हमने काम करा है वो हमने काम करा है क्लास 10th के लिए और क्लास डी फार्मा, जो हमने डी फार्मा की क्लासेस दी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब मैं जो स्टार्टिंग करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ 12th क्लास की भी। तो 12th क्लास की आप केमिस्ट्री और बायो आप हमारे यहाँ पे देखेंगे, प्लस हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं कि आपको पढ़नी चाहिए। 10th के तो मैं ऑल सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, 10th में तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, लेकिन अगर 12th में आपको कोई भाई बहन है, यार दोस्त है, तो उसके लिए भी देखिए मेरिट वाला कोचिंग हमेशा तैयार है। अब यहाँ पे आपको मैं 12th क्लास की भी क्लासेस दूंगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कराऊंगा जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर होती चले जाए। आप स्कूल में जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप स्कूल और ट्यूशन से हट के थोड़ा सा एक बार अगर मेरी बातें भी सुनेंगे तो शायद क्या पता आपको 2 चीज बातें फालतू मिल जाए सुनने को, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्कूल में नहीं बताई जाती, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ट्यूशन में भी नहीं पता लग पाती। तो हम यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं जिससे कि आप लोगों के साथ वो क्लियर हो जाए। बहुत सारा मटेरियल आपके साथ है, यूट्यूब है, इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है कि वहां पे आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, हर क्लास के लिए अवेलेबल होता है, अगर 10th या 12th वालों के लिए हर क्लास के लिए अवेलेबल होता है। बस आप जाइए, ठीक है, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने क्लासेस के बारे में देखिए, अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको लास्ट में जाके कोई दिक्कत ना आए। जब लास्ट में हम रिवीजन कराएंगे, जब लास्ट में हम आपको पेपर सोल्व कराएंगे, जब लास्ट में आपको मैं जाकर 2 या 3 साल के पेपर दिखाऊंगा, तो आप देख के खुद कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं और इन क्वेश्चन की हमारी तैयारी अच्छे से है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी बात मैंने आपको समझाई है, बताई है, वो आपकी समझ में आई होगी। चैप्टर के बारे में जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत लगे, कुछ परेशानी लगे तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप क्वेश्चन जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। और बस ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरिट वाले कोचिंग को, जैसे हम आपके लिए जैसे काम करते आ रहे हैं, जैसे जैसे कि अभी धीरे धीरे हम आ रहे हैं, तो वैसे ही आपके लिए काम करते रहेंगे और भी ज्यादा काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा मोटिवेशन हो जाएंगे आपके कमेंट से। तो बस आज को ऐसे ही बने रहना है हमारे साथ और मेरिट वाले कोचिंग को ऐसे सपोर्ट करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।